जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि कंटेंट प्लस पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीट के एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अधिकांश महाजनपदों की किलेबंदी का कार्ड था। उस क्षेत्र में लकड़ी, ईंटों, पत्थरों की उपलब्धता। वे अपनी संपदा व सत्ता का प्रदर्शन करते थे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, शासक को आक्रमण का डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, वे युद्ध परंपराओं के प्रतीक चिन्ह थे। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश महाजनपदों की किलेबंदी का कारण क्या था? शासक को आक्रमण का डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अधिकांश महाजनपद किले बंद थे क्योंकि यहाँ नागरिक अन्य राजाओं के आक्रमण से भयभीत रहते थे, और यह भी संभावना है कि कुछ शासकों ने अपनी समृद्धि के प्रदर्शन के लिए अपने शहरों के चारों ओर ऊंचे एवं भव्य दीवार बनवाई हो। लेकिन यह संभावित है। प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच 16 साम्राज्यों के संयुक्त से एक महाजनपद अस्तित्व में होता था। या जो है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपद हुआ करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शासकों को आक्रमण का डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के 2:30, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3:30, दोपहर के 2 बजे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो भारतीय मानक समय जो देशांतर रेखा है वह है 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा। 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा है, और यह रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। जीएमटी और 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा के बीच जो समय अंतराल है वह है 5.5 घंटे का। कितने का अंतराल है? 5.5 घंटे का अंतराल है। यहाँ पर जो कह रहा है लंदन में सुबह के 10 बजे हैं, तो लंदन में जो है सुबह के 10 बजे हैं, 5.5 घंटे का अंतराल है, तो यहाँ पर 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 30 और इस तरफ प्राप्त होगा 15। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 3:30। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 3:30 दोपहर के। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? डी, बी, एफ, एच। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन आसान भी है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? इस तरफ जो है उत्तर दिशा, नीचे जो है दक्षिण दिशा, इस तरफ पूर्व दिशा और इस तरफ पश्चिम दिशा। यह दिशा जो होगा उत्तर पश्चिम और यह दिशा जो होगा उत्तर पूर्व। इस तरफ होगा दक्षिण पूर्व, इस तरफ जो होगा दक्षिण पूर्व और इस तरफ दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है, तो ये जो है दक्षिण पूर्व दिशा, यानी यह जो है डी दर्शा रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 20 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन करा एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर के बराबर है। 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणे 20, तो यहाँ पर जो होगा 100 मीटर। क्या प्राप्त होगा? 100 मीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 100 मीटर। वास्तविक दूरी कितनी है? 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रभारी प्रशासकीय प्रथा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने किसे अपनाया था? सैन्य अभियान, सर्वेक्षण कार्य, भू राजस्व संग्रहण, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रभारी प्रशासकीय प्रथा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने किसे अपनाया था? भू राजस्व संग्रहण को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भू राजस्व संग्रहण। भारत में प्रभारी प्रशासकीय कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व संग्रहण की प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय भू राजस्व की 3 मुख्य प्रणालियां थी। पहला जो था जमींदारी, पहली थी जमींदारी। दूसरी प्रणाली थी महालवाड़ी, महालवाड़ी। तीसरी प्रणाली थी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ये 3 प्रणालियां थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती को 2 मुख्य प्रणालियां हैं, निज और खिज, निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती। कौन सा ऑप्शन राइट है? नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियां कौन सी थीं? निज और रैयती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निज और रैयती। नील की खेती के लिए मुख्य रूप से 2 प्रणालियां निज और रैयती प्रणालियां कार्य कर रही थीं, जिसमें निज कृषि में कृषक भूमि पर नील की खेती करते थे। वे या तो जमीन खरीदते थे या किराए पर लेते थे। वहीं बात करें रैयत प्रणाली, रैयत प्रणाली में कृषक के जबरन एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे, जिसे सट्टा कहा जाता था, जिसके द्वारा उच्च ब्याज दर पर नील की खेती के लिए ऋण दिया जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? शोषण का सामना, कृषि उत्पादन में कमी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी का सामना। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्रिटिश राज के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो यहाँ पर जो है शोषण का सामना करना पड़ता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शोषण का सामना करना पड़ता था। झूम कृषकों का ब्रिटिश राज में काफ़ी शोषण हुआ था। उनके नियम तौर पर ब्रिटिशों या उनके एजेंटों को भू राजस्व चुकाना पड़ता था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? वह उस स्थान पर एक महल बनवाना चाहता था, वह मंदिर की वास्तुकला को पसंद नहीं करता था, वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था, वह उस दिव्य मंदिर को किसी अन्य प्रयोग में लाना चाहता था। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। सोमनाथ के मंदिर के नष्ट होने का मुख्य कारण महमूद गजनवी का बार बार उस पर आक्रमण करना था। गजनी अपने आप को इस्लाम के नायक के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? वास्तुकला के रूप में, सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में, विदेशी व्यापार की बड़े पैमाने पर, सूफी आंदोलन के रूप में? कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन सीट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सांस्कृतिक गतिविधियां। भारत के मध्यकाल के दौरान मंदिर को सांस्कृतिक कार्यकलापों का केंद्र माना जाता था। वहां शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए आसपास के परिवेश में मूल्य संवर्धन करना चाहते थे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, अपना सामर्थ्य, धन संपदा, ईश्वर तथा धर्म प्राणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिर एवं अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहें, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, अपना सामर्थ्य, धन संपदा, ऐश्वर्य तथा धर्म प्राणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बंगाल में व्यक्तियों या समूहों द्वारा प्राय मंदिरों या अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण अपनी शक्ति, धर्मनिष्ठा एवं अनुयायियों का विश्वास अर्जित करने के लिए किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना व कार्य की एक ऐसी प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्रियों का शोषण करके प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं क्या कहलाती है? पदानुक्रमिक, फांसीवाद, राजशाही, पितृसत्तात्मक? कौन सा ऑप्शन राइट है? संरचना व कार्य की एक ऐसी प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्रियों का शोषण करके प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं क्या कहलाती है? पितृसत्तात्मक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप जिसमें पुरुष का वर्चस्व हो, महिलाओं को सताता हो तथा शोषण करता हो, पितृ समाज या पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। पितृसत्तात्मक प्रणाली का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। पिता का शासन। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है पिता का शासन। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य करना नहीं है? लोगों के दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तन करना क्योंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सामाजिक समूह व सामाजिक तंत्र को लक्ष्य बनाना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य करना नहीं है? व्यक्तिगत सामाजिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञापन का तात्पर्य समाज के कल्याण से है, इसलिए इसका प्रयोग व्यक्तिगत वाणिज्यिक हित के लिए नहीं किया जाता।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के संबंध में असत्य है? राजा व शासन की उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्तियों में किया जाता है। राजाओं की प्रशंसा एवं स्तुति के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कवियों, पंडितों द्वारा लिखे गए लेख, व्याख्यान ताकि राजाओं से पारितोषिक प्राप्त किया जा सके सामान्यतः राजाओं द्वारा लिखे जाते थे। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, या उस ऐतिहासिक काल के मूल्यवान स्रोत हैं जिनसे वे संबंधित हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर असत्य कथन पूछा है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के संबंध में असत्य है? सामान्यतः राजाओं द्वारा लिखे जाते थे, यह बात गलत है। प्रशस्ति जो है या राजाओं द्वारा नहीं लिखे जाते थे। विद्वानों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखे जाते थे, इन्हें कभी भी राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता था। प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा के लिए। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचसी का आशय निजी स्वास्थ्य प्राइवेट हेल्थ सेंटर, लोक स्वास्थ्य केंद्र पब्लिक हेल्थ सेंटर, लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट, लोक स्वास्थ्य कारपोरेशन पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां से फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पीएचसी का आशय क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट। पीएचसी का आशय लोक स्वास्थ्य केंद्र है, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का प्रबंध कराती है, या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल तथा बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? खनन, कृषि, व्यापार, मछली पालन। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो वह जो है व्यापार, व्यापार प्राथमिक गतिविधि नहीं है। खनन, कृषि, मछली पालन, ये तीनों जो है प्राथमिक गतिविधि हैं। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में भू और समुद्र के संसाधनों को शामिल किया गया है। व्यापारिक जो है यह प्राथमिक गतिविधियों में नहीं शामिल किया गया है, ना ही प्राथमिक गतिविधि है व्यापार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।